और अब मैं गुजारिश करती हूँ अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सग़ीर अफ़राहीम साहब से, जो अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं, साबिक़ सदर शोबा उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके अलावा रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ के मुदीर रह चुके हैं, रिसाला रफ्तार दानिश, और फ़िलहाल रिसाला सीमा की नश्र-ओ-शात में बिल्कुल दिन रात लगे हुए हैं। फ़िक्शन नाक़िद, मशहूर मारूफ अफसाना निगार और ख़ास तौर से प्रेमचंद पर अथॉरिटी। आपकी किताब प्रेमचंद एक नक़ीब हिंदी और उर्दू दोनों में शाये हो चुकी है। इसके अलावा प्रेमचंद की तख्लीक़ात का मारूज़ी मुताला। तो अगर प्रेमचंद को समझना है तो उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, और इसके अलावा 22 किताबें आपकी शाये हो चुकी हैं। मैं गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और उर्दू बल्कि अदब की शान प्रोफेसर शारिब रदौलवी साहब, JB पटनायक साहब, नलिन रंजन साहब, SS मेहंदी साहब, रेशमा साहिबा, उमर मंजर साहब, और प्रेमचंद के तमाम आशिक। अभी गुफ्तगू जो हो रही थी, बहुत कुछ लिख के लाया, कुछ नहीं पढ़ूंगा और सुनना चाहता था, और चाहूँगा कि अपने दो बुज़ुर्गों से, शारिफ साहब को इसलिए भी मैं बुज़ुर्ग कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बाल और शारिफ साहब के बराबर हैं उस लिहाज से, लेकिन हर कदम पर बरसों से मैं शारिफ साहब को पढ़ रहा हूँ और उन्हें अपना आइडियल समझ रहा हूँ। अभी गुफ्तगू चल रही थी, बहुत अच्छा आपने पेपर पढ़ा, और की नोट एड्रेस ऐसा ही होना भी चाहिए। प्रेमचंद क्या है? प्रेमचंद उर्दू के हैं कि हिंदी के हैं? जो ये कहता है, समझ लीजिए आज तक उसका ज़हन साफ नहीं हो सका है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सुबह बनारस और शाम अवध, क्या डिफाइन करेंगे आप उसको? शायराना प्रेमचंद इसे डिफाइन करते हैं। और जब मदन गोपाल को लिखते हैं तो कहते हैं, और मदन गोपाल उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप उर्दू में लिखते हैं कि हिंदी में? तो कहते हैं मेरी सुबह हिंदी के लिए इन्वर्टेड कॉमा में, और शाम उर्दू के लिए है। मोहम्मद आकिल जो उनके तमाम बहुत से तर्जुमे इसलिए करते रहे कि प्रेमचंद खुद जानते हैं हिंदी उर्दू। आप बैठे हुए हैं, राही मासूम रज़ा हिंदी के हैं कि उर्दू के हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें राही खुद उर्दू से हिंदी में नहीं कर सके। खुद अपनी थीसिस तिलिस्म हो शुरबा में हिंदुस्तानी अनासिर हिंदी में नहीं कर सके, जिस पर मेरी बीवी 7 साल तक काम करती रही, और अब उसके मरने के बाद वाणी छाप रहा है उसे। वाणी बहुत बड़ा प्रकाशन है हिंदी का। तो ये उसके हैं जिसके लिए प्रेमचंद कहते थे उर्दू हिंदी हिंदुस्तानी। और अदीब तो कभी हिंदू और मुसलमान हो ही नहीं सकता, मेरा ये मानना है। आप कुछ मानते रहिए, इसलिए कि अब बहुत बदल गया है लखनऊ। इसी लखनऊ में जिक्र हुआ था कि 9-10 अप्रैल 1936, ख़ास तौर से 10 अप्रैल 1936 को रिफ़ाए आम हाल में एक पहली मुस्लिम लेडी जिसने MBBS किया था, वो हाथ पकड़कर प्रेमचंद का डाइस की तरफ लाती है, और प्रेमचंद ने जो खुतबा दिया वो अमर हो गया, और जो डाइस पर लड़की लेके गई वो भी अमर हो गई। उसका नाम है डॉक्टर रशीद जहां, फॉलोवर रही हमेशा प्रेमचंद की। और जब वो मर गई मास्को में जा कर के, इसलिए कि वो ज़िंदगी भर प्रेमचंद के उस कौल पर अमल करती रही कि जाओ और उस बस्ती में देखो जहाँ गरीब औरतों पर हमेशा अत्याचार होता रहा है, और वो सिर्फ बच्चे जनती चली जा रही हैं और TB में मुब्तला हो रही हैं, उनका इलाज करो। उनका इलाज करते करते खुद TB में मुब्तला हुई और मर गई। और उसकी फॉलोवर इस्मत चुगताई कहती हैं कि मैंने रशीद आपा को ताक में आइडियल की तरह बिठा दिया है कि जो
वो कहती हैं, मैं वो लिखती हूँ। और वो इस्मत चुगताई जो कम्युनिस्ट पार्टी की एक अहम रुकन है, जब इसी लखनऊ में आती है और अनीस के मर्सियों को सुनती है तो कहती है औरत पर जब तक जुल्म होता रहेगा हम जैसे लोग लिखते रहेंगे। और आइडियल कैरेक्टर जनाब ज़ैनब को बना करके वो नावल लिख देती है और अमर हो जाती है। कल की बात छोड़ दीजिए, आज भी गीतांजलि श्री कह रही हैं कि मैंने अगर पढ़ा है तो कृष्णा सोबती को पढ़ा है, मैंने अगर पढ़ा है तो मंटो को पढ़ा है, मैंने अगर पढ़ा है तो प्रेमचंद को पढ़ा है, इसलिए पढ़ी हूँ, इसलिए बुकर प्राइज़ मुझे मिला है। ये सामने कैफी आज़मी अगर बड़े हैं, शायर हैं इसलिए नहीं, सैकड़ों शायर हैं, फिल्मों के शायर हैं इसलिए बड़े नहीं। बहुत से लोग थे उस वक्त फिल्म दुनिया में जो गज़ल के अलग है, गीत के अलग है, इसलिए कि उन्होंने गांव को बसा दिया, अमर कर दिया गांव को, और उनकी बदौलत वो खुद गांव की वजह से आज कैफी आज़मी अमर है, उनकी बेटी अमर है। गांव के लिए प्रेमचंद ने अपने आप को प्रैक्टिकल वक्फ किया। जब प्रेमचंद लिख रहे हैं उसी वक्त बहुत बड़ा फिक्शन राइटर उर्दू का है, और जिसको उर्दू वाले कहते भी हैं ख़ास तौर से सरहद के उस पार कि वो पहला उर्दू का बड़ा अफसाना निगार है। मैं भी मानता हूँ। 1936 तक प्रेमचंद लिखते रहे, 1936 तक वो भी लिखते रहे, बहुत लिखा, 300 से ज़्यादा उन्होंने कहानियाँ लिखी, प्रेमचंद से ज़्यादा नावल लिखे, और उनके 22 नावल हैं। उनके नावल भी जब आते थे तो फ़ौरन इसी लखनऊ में और क़ुर्ब जवार में सैयदा का लाल, आमना का लाल हाथों हाथ लिए जाते थे। मैं पाकिस्तान जब गया, जब मेरी हुकूमत ने मुझे एक नुमाइंदे की हैसियत से भेजा, तो मैं उनकी पोती वहाँ पर मौजूद थी जिसका बहुत बड़ा उर्दू का प्रेस, तो मैं फ़ौरन मिलने गया कि मैंने कहा आप राशिदुल खैरी के ख़ानदान से हैं, राशिदुल खैरी के बेटे राज़िकुल खैरी, और राशिदुल खैरी भी औरतों के लिए लिखते रहे, बहुत बड़ा उसी ज़माने में इस्मत रिसाला निकाला। लेकिन हमने कहा देखिए आप तो यहीं पैदा हुई हैं, वो भी एक मंथली मैगज़ीन निकाल रही हैं, ज़रा आप बताइए प्रेमचंद कैसे हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि एक ऐसे शख्स हैं जो धोती और कुर्ते में होंगे। हमने कहा ये आइडियल है। अभी आप हमसे पूछ रही थी कि सर सैयद कैसे है, सर सैयद तो बूढ़े पैदा हुए, इतनी लंबी दाढ़ी नहीं दाढ़ा, और हर शख्स कहता है सर सैयद ये है सामने। ऐसा ही प्रेमचंद हर एक के जहन में बस गया, दिल में बस गया कि एक गांव का शख्स है जिसकी आरज़ू लिखता है वो शख्स कि मैं गांव में बस जाऊं। काश उसकी आरज़ू पूरी होती और गांव तरक्की कर जाता। गांव तरक्की कर जाता तो हम दुनिया में सबसे आगे होते। हमने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया, गांव को और पिछड़ते चले गए। उनको हमने अपनी कस्बे की और शहर की बुराइयां और दे दी, मक्कारी और दे दी, और उनकी ईमानदारी और नेकी और भलाई नहीं ली। एक पॉइंट। दूसरा बड़ा फनकार ये होता है कि जब ज़माना ज़रूरत पड़े चांद और सितारों पर भी पहुंच जाऊं तो वो डिफ़ाइन हम करते रहे। जब ज़रूरत होती है मनीष का शेर पढ़ देते हैं, जहाँ जैसी हुई मीर का पढ़ देंगे, गालिब का पढ़ देंगे, कैफी का भी आपने पढ़ दिया था, पढ़ देंगे। ऐसे ही प्रेमचंद की हर तख्लीक को हम जब चाहें, जिस ज़माने में हम या हमारे बच्चे भी आएंगे, डिफ़ाइन करते रहे। आपने अभी बहुत अच्छे जिक्र किया ईदगाह का, एक बच्चे की नफ्सियत आपने बता दी, हामिद की और चिमटे की कितने डायमेंशन हो सकते हैं। गोपीचंद नारंग कहते हैं कि इसमें तो तबक़े वाराना तक़सीम की बात है। गोपीचंद नारंग जो बिल्कुल एक ज़माने में प्रेमचंद के अगेंस्ट थे, लेकिन कहते हैं ये फ़िक्री अख्तलाफ है हमारा। प्रेमचंद तो बड़ा राइटर है कि देखिए सब ईदगाह के अंदर पहुंच गए, सब एक हो गए, नारा लगाते हैं जिसमें हमारा शायर कह देता है एक ही सफ़ में खड़े हो गए
महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। और उस हद से जब बाहर निकल के आए तो फिर सब वही हो गए कि हमें भिश्ती पसंद है, यानी वो बेहिश्त का है, हमें सिपाही पसंद है, हमें फौजी पसंद है। इनको डिफाइन करते चले जाइए अलग अलग। और बच्चे की वो नफ्सियात देखिए कि उसे क्या पसंद है। उसे पसंद है दस्ते पनाह, यानी चिमटा। जमाना कह रहा है अब लोहे का जमाना आ रहा है, और नहीं समझोगे तो तुम्हारा सर तोड़ देंगे। जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोश है गंदम को जला दो। आता है सुल्तानी जमहूर का ज़माना। और किसका ज़माना आ रहा है? जमहूरियत का ज़माना। जमहूरियत के ज़माने की तरफ प्रेमचंद ने कहा, अक्सरियत को कहा, और इसके लिए उन्होंने नारे नहीं लगाए, भाषण नहीं दिए, तकरीर नहीं की, डूब गए उसी में। इसलिए हमें उसी तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। जब भी हम पढ़ेंगे, अभी कोविड-19 के ज़माने में जो 2 साल पिछले गुजर गए हैं, हमें प्रेमचंद और ज़्यादा याद आ गए। जब सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, कदरें ख़त्म हो गई, रिश्ते ख़त्म हो गए, छोटी छोटी बातें। कल दफ्तर में मालूम होता था कि अरे वो रिश्वतखोर उस कोने में बैठा हुआ है। आज ये कहा जाता है वो कमबख्त इंजीनियर ये ना लेता है और ना काम करने देता है, ये रिटायर हो। ज़माना तरक्की कर चुका है। तरक्की का एक जाविया ये भी है, बुराई का एक जाविया ये भी है। बेटा बाप को बाप बेटे को कांधा नहीं दे रहा है कोविड-19 में। ये रिश्ते प्रेमचंद की जो हम पढ़ते हैं तो एक नई चीज़ समझ लें। अभी उमैर मंजर बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं बहुत इनकी तहरीर को पसंद करता हूँ। अपने तहरीरों में कुछ लोगों का फ़ैन हूँ, उसमें उमैर मंजर भी है। और ये भी मैंने प्रेमचंद से सीखा है। सुमन का किरदार, सुमन एक तो छोटा सा किरदार है, उनके यहाँ कोई भी किरदार हो, बूढ़ी काकी का किरदार हो, बुधिया का किरदार हो, धनिया का किरदार हो, हर किरदार में वो महक आती है जो शर्फा को नाम नेहाद शर्फा बैठते थे, जो रुमाल लगा लिया करते थे। प्रेमचंद ने बताया ये है गोबर, गोबर नहीं है, गोवर्धन है। उसने हमें बताया कि ये देखो, इस पर इत्तबा करने वाले जिन्हें नीम का पेड़ पसंद आता है, वो 1000 उसके डायमेंशन बता देते हैं कि ये तो हमारे लिए जैसे फ़ायदेमंद है। आज ज़माना इसलिए कि इसकी पैरवी करने वाले सब हैं, यहाँ से बहुत दूर बैठे हुए। शारिफ साहब के बहुत अच्छे जिगरी दोस्त और उर्दू के बहुत बड़े राइटर जो 60 साल से जर्मनी में बर्लिन में बैठे उर्दू और हिंदी की प्रेमचंद की इत्तबा करते हैं। वो खाली उर्दू के नहीं हैं, खाली हिंदी के नहीं हैं, वो हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी के हैं, और बैठे हुए बर्लिन में आज भी प्रेमचंद के फ़ैन बने हुए हैं। और प्रेमचंद के किरदार पर अभी भी कोविड-19 के ज़माने में भी कहानी लिखती। सामने फ़ोटो है रतन सिंह का। रतन सिंह आखिरी लम्हे तक कहता रहा कि अगर कोई इसी लखनऊ में, वो कहते थे जब मैं था तो मैं पसंद करता था, सोहेल साहब के घर चला जाता था और सोहेल साहब खड़े होकर हाँ कहते थे कि आप सही कह रहे हैं, आप तो इतनी मुख्तसर सी कहानी लिखते हैं, लेकिन प्रेमचंद के आप फॉलोअर्स हैं। तो कौन आज तो प्रेमचंद का दायरा बहुत बड़ा है। आज प्रेमचंद मिस्र में पढ़ाए जा रहे हैं, आज तुर्की में पढ़ाए जा रहे हैं। अपने अहद में प्रेमचंद जापानी में भी तर्जुमा हो रहे थे। तो जब तक वो ख्यालात बाकी रहेंगे, जब तक ये जुल्म होता रहेगा, ख़ास तौर से बहुत कह दिया गया साहब, हमने हरिजनों को बहुत दे दिया। हरिजन कोई नहीं है, हमने बनाया है हरिजन, हमने बनाया है कबायली, हमने बनाया है मजलूम। उस मजलूम पर जब तक जुल्म होता रहेगा और जब तक उसका तबका बरकरार है, वो किसी भी शक्ल में हो, हिंदू की शक्ल में, मुसलमान की शक्ल में, सिख ईसाई की शक्ल में, अगर वो मजलूम है तो प्रेमचंद और प्रेमचंद के अदब
और प्रेमचंद की तख्लीक़ात बरकरार रहेंगी। आज के ज़माने में, अभी वो चले गए, मैं बताता कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे सहाफ़ियों को। प्रेमचंद ने अगर फिक्शन के अलावा सबसे ज़्यादा जोर नॉन फिक्शन पे दिया है तो अपने कॉलम पर, अपने इदारियों पर, अपने एडिटोरियल पर, जो तकरीबन 600 से ज़्यादा है। खुतूत तो सब पढ़ लेते हैं, चिट्ठी पत्री सब पढ़ लेते हैं, ज़रा से उनके देखिए। पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स कहता है कि मैंने जब कहानी पढ़ी, मैंने जब इदारिया पढ़ा प्रेमचंद का तो मुतासिर हो गया और मैंने कहानी लिख दी अखबार नवीस। पूरी कहानी है। तो उस अखबार नवीस की कहानी पाकिस्तान में पसंद नहीं की गई, लेकिन वो उर्दू की बेहतरीन कहानियों में बन गई कि अखबार नवीस कैसा हो, जर्नलिस्ट कैसा हो, किस तरह के उनके माधुरी में, जागरण में, प्रताप में जो भी लेख हैं। और ख़ुद उस ज़माने में दया नारायण निगम को जो वो मशवरे दिया करते थे, और प्रेमचंद के मरने के बाद दया नारायण निगम ने जो 2 ख़ास नंबर निकाले हैं ज़माने में, उन्होंने बताया है कि अगर वो नावल अफसाने नहीं लिखता तो उसके ड्रामे बहुत अच्छे हैं, उसके तर्जुमे बहुत अच्छे हैं, उसके इंशाइये बहुत अच्छे हैं, इतने एंगल्स हैं, इतने जाविये हैं प्रेमचंद के। तो प्रेमचंद तो हमेशा अमर रहेंगे जब तक लिटरेचर ज़िंदा रहेगा। और लिटरेचर तो इसलिए भी ज़िंदा रहेगा कि हम मानने वाले हैं कि जहाँ तक न पहुँचे, अब कवि को हम डिफाइन तो और आगे कर देंगे, बहुत सी चीज़ों को बहुत संभल के भी बोलना पड़ता है, लेकिन अदब, अदीब हमेशा ज़िंदा रहेगा। और उसे अमर बनाने के लिए उसके फनपारे होते हैं, जिसके लिए ये स्टेज बहुत अच्छा है। क़ब्ल मुबारकबाद है इसे सजाने वाले लोग कि यहाँ ऐसे ही काम करते हैं। और हम सबको चाहिए कि कम से कम हम दिखावा ना करें, काश थोड़ा सा ही हम कर लें जो प्रेमचंद, कितनी मामूली सी बात करें, नमक के दरोगा को छोटे बचपन में, आज तो किसी तैयार है कि ये नमक के दरोगा के लिए, और वो भी रिश्वत के लिए, छोड़ो जाने दो। आज तो करोड़ों रुपए घर से कैश निकलते हैं। ये इतनी तरक्की याफ्ता हम ये कौम हिंदुस्तानी है, वहाँ क्या नमक के दरोगा की तुम बात करते हो। छोटो दांडी यात्रा में आए शिवरानी देवी क्यों तुम गई थी, तुम्हें सज़ा हो गई, वापस आ जाओ। प्रेमचंद मगर नहीं कह सकते बहुत अच्छा किया, जाओ। प्रेमचंद ने प्रैक्टिकल का, प्रेमचंद ने नहीं कहा बेवा पे अत्याचार होते, उन्होंने कहा अच्छा बेवा से शादी करके देखिए। बेवा माँ का यानी सौतेली माँ का किरदार क्या होता है, सब कुछ क्या माँ के ऊपर ही है। औलाद का क्या फर्ज होता है, प्रेमचंद ने ये करके दिखाया। सौतेले भाइयों का क्या किरदार होता है, सिर्फ उन्हीं से गिव एंड टेक में नहीं, पहले क्या है गिव देन टेक, अपने दोनों भाइयों को क्या दिया। तो आज भी जैसे मैंने बताया राशिदुल खैरी की 4 पीढ़ियाँ आज भी उर्दू की खिदमत कर रही हैं और माने जाते हैं, लेकिन वो अमर नहीं हो सके। प्रेमचंद की भी 4 पीढ़ियाँ आज उसी तरह से काम कर रही हैं। उठाइए हर शुमारा लम्ही का, वो यहाँ आए हो या ना आए हो या क्या आपका इख्तलाफ हो, लेकिन उस रिसाले को जब पढ़िए तो लम्ही सिर्फ रिसाला नहीं, वो गांव हमें लम्ही याद आ जाता है। इस तरह से प्रेमचंद ने उर्दू और हिंदी को ढाल दिया है। कफन आपने कहा, कफन कहानी क्यों, शमसुर रहमान फारूकी अख्तलाफ करने वाले इसी लखनऊ में रहते थे और आखिर में लिख दिया उन्होंने कि मैं बेहतरीन कहानी समझता हूँ। गोपीचंद नारंग ने लिख दिया कि ये संग मील है उर्दू अफसाने का। शमीम हनफी ने कहानी के 5 रंग में तस्लीम कर लिया कि बग़ैर प्रेमचंद के काम नहीं चल सकता है। कौन ऐसा बड़ा अदीब फनकार है, हिंदी में तो सब मानते हैं, आप हमसे ज़्यादा जानती हैं।
उर्दू में भी कोई ऐसा है, वो बैसाखी भी लगा के भी नहीं चल सकता जब तक प्रेमचंद ना हो, क्योंकि प्रेमचंद ने उर्दू अदब, हिंदी अदब, हमारे साहित्य को और जो साहित्य की जो चीज़ें हैं उनको इतना पायदार कर दिया है कि कोई भी आए इसे डांवाडोल नहीं कर सकता है। और हर बार नई नस्ल, और इसीलिए आज मुख्तलिफ ज़बानों में दुनिया में प्रेमचंद पढ़ाए जा रहे हैं और हर बार एक नए रूप में पेश किए जा रहे हैं। और यही सबके लिए मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और शारिफ साहब तो हमारे आइडियल हैं और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया।